एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। एक मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के एप्लीकेशंस, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी क्या होता है। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में जानते हैं। देखो, जो इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि आपका जो इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होगा। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन तो आपको सॉल्व करने आता है, बट 12th क्लास में हम 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन से 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या होता है। 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जो होता है वो x, y और z के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, x, y और z के फॉर्म में होता है। ठीक है, 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन तो हमें सॉल्व करने आता है, बट 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन तो हमने कभी सॉल्व नहीं किया। अगर हम 2 वेरिएबल वाले प्रोसेस से करते हैं तो ये बहुत लेंथी हो जाता है। ठीक है, 2 वेरिएबल वाले से अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही लेंथी हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, इसे 3 वेरिएबल से करना होगा। किससे, 3 वेरिएबल वाले को किससे करना होगा, मैट्रिसेस से। ठीक है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट मेथड से ये जो होता है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले ये जो इनके कोएफिशिएंट होता है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। a a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये जो कोएफिशिएंट x, ये जो वेरिएबल x y z होते हैं उसको हम कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। x x y और z। नेक्स्ट b हमारा क्या होता है, ये d1 d2 और d3 और d3 होता है। ठीक है, d1 d2 और d3 होता है। अब इसमें कुछ बातें और, ये रिप्रेजेंट करते हैं a से इसको, और एक वेरिएबल को x y z को x से, और जो हमारा कांस्टेंट इधर होता है इक्वल टू में वो d1 d2 d3, इसको ऐसे b से। ठीक है, a x मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू b इक्वेशन बन के आ जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही बन के निकलेगा। अब आता है कंसिस्टेंट सिस्टम। अब ये जो हमारा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो होते हैं, सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा था, याद करो, 10th क्लास में पढ़ा था। 10th क्लास में कंसिस्टेंट के बारे में क्या जाना था, जो यूनिक सॉल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, एंड a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, दैट इज आल्सो कॉल्ड कंसिस्टेंट। ठीक है, वो भी कंसिस्टेंट होता है। बट अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है वो हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। वो क्या होता है आपका, इनकंसिस्टेंट। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी a system of equation is said to be inconsistent if it has no solution। जिसके नो सॉल्यूशन होंगे वो आपके क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। हाँ, मैंने सॉरी बेटा एक मिस्टेक हो गई। जो आपके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है और जो यूनिक सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होते हैं, और जो आपका नो सॉल्यूशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जो होता है वो आपका इनकंसिस्टेंट भी होता है और डिपेंडेंट भी होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। A system of equation is said to be consistent and dependent if it has infinitely many solution। याद करो 10th क्लास में आपने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद आता है होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस उसे कहते हैं जिसमें ax इक्वल्स टू, ये जो d1 d2 d3 होता है ये अगर जीरो हो, होमोजेनियस अगर वो क्या हो, जीरो। मैं होमोजेनियस की बात कर रहा था। होमोजेनियस अगर b आपका क्या हो, जीरो हो तो उसे होमोजेनियस कहते हैं, और अगर b जीरो ना हो, ax इक्वल्स टू b में b जीरो नहीं है तो वो नॉन होमोजेनियस होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट जान लिया। प्रूफ कैसे करेंगे सर, कैसे मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए सबसे एक सिंपल वे में इसे देखो। पहले ax इक्वल्स टू b दिया होगा, उसका डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट निकालने पर अगर डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता है तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा वो सिस्टम, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा वो सिस्टम, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब अगर डिटरमिनेंट इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा तो यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन अगर डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है तो फिर आपको दो काम करना, मतलब फिर से एक और काम करना पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट के बाद एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, उस एडजॉइंट को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख नहीं रहा होगा, हाँ,
तो उस डिटरमिनेंट निकालना, फिर अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो एडजॉइंट a इंटू बी निकालना। एडजॉइंट a निकाल लेना, a का एडजॉइंट निकालने आता है ना, लास्ट क्लास में सिखाया था, अभी भी सिखाऊंगा। उसको b से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना? b से मल्टीप्लाई करना। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो नो सॉल्यूशन होगा, और अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तब फिर कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट। और ये भी आपका क्या होता है? कंसिस्टेंट। ठीक है, लेकिन ये आपका क्या होता है? ये आपका क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। ओके, नो सॉल्यूशन वाला क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। ओके, ये समझ गए आप? चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन करा रहा हूं, इसे ध्यान से समझना, ठीक है? एक क्वेश्चन ही करा पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। क्या दिया है मुझे? x माइनस 2y इक्वल टू 10, ठीक है? 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 8 माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 7। a 1 2 ये नहीं दिया, 0 -2 1 -2, ठीक है? फिर उसके बाद z नहीं दिया तो 0 3 1। फिर हमें x इक्वल टू क्या दिया है? तो बताया था x क्या होता है? वेरिएबल। जो वेरिएबल होता है ये मेरा x कहलाता है, x y और z। और नेक्स्ट हमारा b क्या होगा? b हो जाएगा 10 8 एंड 7, 10 8 एंड 7, ठीक है? अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम डिटरमिनेंट। यही था, पहले डिटरमिनेंट निकालो, चेक करो डिटरमिनेंट 0 आता है या डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है। हमें क्या निकालना है इसमें? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। अच्छा, x y z निकालना, ठीक है? पहले डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट एक्सपेंडिंग अलोंग r1, याद है ना? एक्सपेंडिंग अलोंग क्या करते थे? r1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये हो जाएगा 1, तो आपको ये रो ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, 1 -2 3 और 1। फिर माइनस और ये माइनस का 2, फिर ये रो ये कॉलम छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 0 2 0, फिर 3 और 1, 2 0 3 और 1, ठीक है? फिर उसके बाद प्लस का 0, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दोगे, क्या हो जाएगा? ये आपका 2 0 2 0 1 और -2, 1 और -2, ठीक है? हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको इससे 1, इसको इससे 3 2 जा 6, 1 1 जा 1 3 2 जा 6, प्लस का 2, इसको इससे 2, इसको इससे 0, और ये आपका क्या हो जाएगा? 0। 6 और 1 7, 2 2 जा कितना? 4, 7 और 4 11, ठीक है? आ गया डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 11। ओके, अब डिटरमिनेंट क्या 0 के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे? अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो देन फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है? यूनिक सॉल्यूशन है। x y z, मैं बता दूं कि कभी भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना, अगर सॉल्व करने के लिए आपको x y z निकालना हो इस इक्वेशन में, तो उसके लिए आप क्या करोगे? डिटरमिनेंट निकालोगे। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो याद रखना वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? वहीं छोड़ देना उसे। लेकिन अगर वो 0 नहीं आता है तो याद रखना कि वो सॉल्व हो सकता है, उसकी x y z की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है? अब यहां पर 0 आ जाए या नहीं आए, मतलब क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? अच्छा, जब आपको x की वैल्यू निकालनी होगी ना, x y z की, तो x y z निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? देखो मैं पहले समझा देता हूं आपको। मुझे यहां दिया हुआ है, ये छोटे से में देखो, मुझे क्या दिया है? ax इक्वल टू b। मुझे क्या निकालना है? x। तो मुझे a को क्या करना पड़ेगा? नीचे भेजना पड़ेगा, ऐसे भेजना पड़ेगा। x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a इनवर्स, और क्या बनेगा? b। यही करोगे ना? और यहां x की जगह x y और z आ जाएगा।
जो इसको आंसर सॉल्व करने पर आएगा उससे कंपेयर कराओगे तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। किसकी? एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्व करने पर ए इनवर्स इंटू बी एक्स वाई जेड, ए इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा बी, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको आ जाएगी। अब एक्स वाई जेड निकालने के लिए क्या चाहिए? ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ए। याद करो, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। याद है? यही होता है, मींस डिटर्मिनेंट चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो फिर तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो छोड़ देना, आगे सॉल्व मत करना, उसे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब? जब आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हो, उसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है तो उस केस में क्या करना होगा? अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तब तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो गया, और एक यूनिक सॉल्यूशन ऑलवेज क्या होता है? कंसिस्टेंट। ये क्या कहलाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। और एक यूनिक सॉल्यूशन ऑलवेज क्या होता है? कंसिस्टेंट। क्या होता है? कंसिस्टेंट। दूसरा, सेकंड क्या होगा? अगर ये 0 आ जाएगा तो क्या होगा? अगर ये 0 आ जाएगा तो इसमें क्या करोगे? अगर 0 आ जाएगा तो फर्दर एडजॉइंट ए इंटू बी निकालोगे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी में अब देखोगे दो कंडीशन हो सकती है, एक तो एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ जाए, या दूसरा एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नहीं आए। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी आपका क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो उसे आप क्या कहते हो? मिनी सॉल्यूशन। तो उसे आप क्या कहते हो? मिनी सॉल्यूशन। और एक मिनी सॉल्यूशन जो होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है? किसके बराबर होता है? कंसिस्टेंट। मींस दैट किस नाम से उसे जाना जाता है? तो कंसिस्टेंट के नाम से। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। उसे क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट, क्योंकि वो नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन या मिनी सॉल्यूशन क्या होता है? कंसिस्टेंसी। ठीक है, चलिए आगे फर्दर कंटिन्यू करें। अब आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? अब उसे सॉल्व करने के लिए हमारा, हाँ, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए मुझे? तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनर और कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। बट आज मैं माइनर नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकालूंगा। ठीक है, देखो कोफैक्टर C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या आएगा? 1 और -2, 3 और 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 7, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 और 1 7। C12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2। ठीक है, 2 0 3 1, 2 1 जा 2 -0, 2 हो गया। C13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 0 1 और -2, 2 2 या 4 -0 -4। C21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2। ठीक है, इसको करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। C22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 0 3 1, 2 0 3 1, 202 -0। C23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 -2 -2। ठीक है, 202 -0। C31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 1 0 और 3 -6, ये तो नहीं आएगा। C32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 2 0 3, 3 1 जा 3 -0,
C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 -2 1 1 2 -2 1 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो C33 हो गया। अब हम क्या करेंगे, C थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया। अब ये हमारा कोफैक्टर, अब इसे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव है नो साइन चेंज, 2 1 3 ऑड नंबर है नेगेटिव आएगा, 3 और 1 4 इवन नंबर है कोई नहीं, C 2 1 3 ऑड नंबर है माइनस का साइन, C2 इवन नंबर है नो साइन, C2 3 5 ऑड नंबर है साइन चेंज, C3 1 4 इवन नंबर है नो साइन चेंज, 3 और 2 5 साइन चेंज, 3 और 3 6 नो चेंज। अब माइनस है तो यहां पे माइनस, यहां आ गया माइनस, यहां पे माइनस है, माइनस इसका आंसर आ जाएगा +2, ये ऐसे या माइनस माइनस +2, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, 3 और 2 माइनस, यहां माइनस, ये तो जैसा है देखो कोफैक्टर आ गया एक ही बार में। अब माइनर निकालने की जरूरत नहीं, सीधा हमने डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल दिया। एक और मेथड है, सिखाऊंगा कभी जब हमारी फाइनल चलेगी ना रिवीजन की क्लास, तब एक और मेथड सिखाऊंगा। डायरेक्ट ये भी निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाता है उसमें, डायरेक्ट ए इनवर्स आ जाता है। अब चलो, तो कोफैक्टर सर क्या माइनर निकालना जरूरी है? नहीं बेटा, माइनर निकालना जरूरी नहीं है, बस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके लिए ए इनवर्स पता होना चाहिए। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब क्या चाहिए मुझे? एडजॉइंट, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालूंगा? तो मैंने सिखाया था, जो ये कॉलम है ना, इसको क्या रो है, ये तो रो के एलिमेंट्स है ना, इसको कॉलम बना दो, 7 -2 और माइनस, फिर उसके बाद 2 2 2 और फिर उसके बाद 2, फिर 3 1 माइनस का 6, फिर उसके बाद माइनस का 3, फिर 5। ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी। अब हम क्या करें? नहीं, ए इंटू बी क्यों? ए इनवर्स निकालना ना मुझे, तो ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1 बाय डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 11 दिया हुआ है। ये कितना है? 7 -2 और -4, 2 2 और 2, -6 -3 और 5। अब इनवर्स निकल गया, तो अब क्या निकालोगे? x। x निकालने का फॉर्मूला a इनवर्स b। a इनवर्स क्या है? 1/11, 7 -2, ठीक है, 7 -2 -4, फिर 2 2 2, फिर -6 -3 और 5। ठीक है, ये हो गया हमारा a इनवर्स b हो गया। b कहाँ है? b पुट करो यहाँ पे। b की वैल्यू है 10 8 और 7, 10 8 और 7, क्या हो जाएगा? 1/11, 7 10 जा 70, फिर 8 2 जा 16, फिर 6 7 जा 42, -10 2 जा 20, फिर 8 2 जा 16, 3 7 जा 21, फिर 4 से 4 10 जा 40, फिर 2 8 जा 16, 5 7 जा 35। कितना आ जाएगा? 6 7 और 1 8, 70 10 80 86, 86 - 42, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 20 21 41, -41 16, -25। ठीक है, -25। ओके, -25,
ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा 41 प्लस 16 हो गया 25 हो गया। ये हो जाएगा 6 5 11 51 और 24, एक 5 में से 4 गया 1 11। बेटा यहाँ कोई गलती हुई है, एक बार चेक करो कहाँ पे मिस्टेक आई है। गलती मिली आप लोगों को, देखो एक जगह गलती मिल गई। मिस्टेक कहाँ पे? मिस्टेक है यहाँ पे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 जा 1 माइनस 0 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा -10, ये हो गया 8, ठीक है, और ये हो गया 7 3 21। अब कितना आ जाएगा 41 माइनस 8 33। अब सही आ रहा है। ठीक है, क्यों मुझे पता चलेगा? क्योंकि 11 से डिवाइड नहीं हो रहा था। मतलब 99% ऐसा होता है कि वो परफेक्ट कंप्लीटली हो जाता है। अब देखो x इक्वल टू था, ये x इक्वल टू चल रहा था, तो x की वैल्यू क्या है? x y और z। ठीक है, इक्वल टू में अब इसको 11 से डिवाइड करो, 11 4 जा 11 3 जा 11 1 जा, तो देन आपका x इक्वल टू 4, y इक्वल टू कितना -3 और z इक्वल टू कितना आ गया? कितना आ गया 1। कंपेयर करा देते हैं ना, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -3, z इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेम है, ये भी 3/1 की मैट्रिक्स है और ये भी 3/1 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर अगर सेम होता है तो सेम क्या हो जाता है? सेम रो और सेम कॉलम, तो आपका क्या हो जाता है? ये इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट हो जाता है। और दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। डू इट फास्ट, कर लीजिए फटाफट जल्दी से। देखो लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, चैप्टर फिनिश होने जा रहा है। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन की कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वो पक्का पेपर में आता है। उसमें से एक तो फाइनल है 6 नंबर का, एक क्वेश्चन डेफिनेटली वो तो आना ही है। तो मैं कॉन्सेप्ट आज पूरा कर रहा हूं, फिर ताकि आप पूरा रिवाइज कर सको अच्छे से 4 चैप्टर। ठीक है, और फिर मंडे की क्लास में आप वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, अब ये लास्ट बचा है, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये शायद 4.4 में है मेरे ख्याल से, देख लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप जानते ही हो। ठीक है, एक ट्रायंगल जिसके 3 वर्टिसेस, जिसके क्या होते हैं? 3 वर्टिसेस होते हैं, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। निकालते थे, याद करो 10th क्लास में फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, 23 31 बार। लेकिन ये फॉर्मूला यहां क्या काम कर रहा है, यहां कैसे आ गए? तो मैं बता दूं कि इसे डिटरमिनेंट से भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होता है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 x3 y3। ये जो कॉलम है ना, ये मुझे नहीं दिया है, तो इसे हम 1 1 और 1 मान के चलते हैं। ठीक है, यहां पर क्या पुट करते हैं हम 1 1 1। ओके, अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, जरा करके देख लो आप, करना है तो 1/2 x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, इसे एक्सपेंड करते हैं, कॉलम के थ्रू करते हैं। ठीक है, सेम डिट्टो आ जाएगा। वैसे रो के अकॉर्डिंग करोगे, बस अरेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, बट अगर कॉलम के अकॉर्डिंग करते तो मे बी शायद 99% एक ही बार में आ जाएगा। तो खोलते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग किसके? एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग अगर मैं खोलूंगा इसे, तो ये हो जाएगा आपका x1, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दो, y2 माइनस y3, फिर माइनस का x2, अगर x2 लेता हूं तो ये रो ये कॉलम छोड़ दो, y1 माइनस y3। ठीक है, फिर उसके बाद पॉजिटिव, नेक्स्ट पॉजिटिव x3 ये रो ये कॉलम छोड़ दो, y1 माइनस y2।
ठीक है, 1/2 x1 y2 माइनस y3, माइनस कॉमन ले लेंगे, प्लस का हो जाएगा x2 y3 माइनस y1, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो जो नेगेटिव है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, x3 y1 माइनस y2, ठीक है, बन गया ये इक्वेशन, सेम यही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपको 3 वर्टिसेस दिया है और एरिया निकालना हो तो आप डिटरमिनेंट मेथड से भी एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? सीधा आप ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है, आपको x1 x2 x3 y1 y2 y3 तो पता ही है, कोऑर्डिनेट्स तो 3 उन्होंने गिवन दिया ही है, वो तीनों कोऑर्डिनेट को पुट करो, ये 1 1 1 हो जाएगा, तो एरिया इसका निकल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर किसी को कॉलिनियर प्रूव करना हो तो क्या करते थे 10th क्लास में? 10th क्लास में सर एरिया निकालते थे, अगर एरिया इक्वल्स टू 0 आ जाता था तो हम कहते थे कि ट्रायंगल क्या है, वर्टिसेस कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब होता है ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। अगर इसकी एरिया 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है, एक ही लाइन पर है, इस पे एक ही लाइन पर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलिनियर। उसे हम क्या कहते हैं? कॉलिनियर कहते हैं, ठीक है, कॉलिनियर। तो कॉलिनियर के लिए क्या होना चाहिए? तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करने चाहिए, 3 पॉइंट्स लाइज ऑन दी सेम लाइन, तीनों पॉइंट्स किस पे लाई होना चाहिए? सेम लाइन पर, ठीक है। तो अगर आप डिटरमिनेंट इसे सॉल्व करते हो और इसका एरिया अगर 0 आ जाती है, अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो देन दिस इज कॉलिनियर। क्या हो जाएगा? कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे? चलो डू इट, कर लो फटाफट। अब जो लास्ट आपने किया था ना अभी क्वेश्चन, ठीक है, इससे पहले उसी का एक क्वेश्चन करा लो, ठीक है, ध्यान से देख लो जल्दी से एक क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये 1/x 1/y 1/z दिया हुआ है, ये तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, इसे लाना पड़ेगा। लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v एंड 1/z इक्वल्स टू v, 1/z इक्वल्स टू w, ठीक है, u v और w। तो क्या हो जाएगा ये? 2u प्लस 3v प्लस 10w, u v w इक्वल्स टू कितना? 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल्स टू कितना? 1, ठीक है, u v w। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल्स टू कितना? 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व कर लेंगे इसे? तो इसे a 2 4 एंड 6 3 माइनस 6 और 9 10 5 और 20, ठीक है। फिर उसके बाद x इक्वल्स टू u v और w। फिर उसके बाद b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 1 और 2, 4 1 और 2। कोई दिक्कत? चलिए करते हैं इसे। a भी आ गया, x भी आ गया, b भी आ गया, a x और b, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या होता था? डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट अगर मैं 2 लूंगा तो ये कॉलम छोड़ देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 45 आएगा, 120 3। अगर ये लोगे तो क्या हो जाएगा? इसको इससे 80 और इसको इससे 6 पंचे 30, ठीक है, 4 3 8 माइनस का 80 6 5 जा 30। फिर उसके बाद प्लस का 10 लोगे, कौन सा? प्लस का 10, तो ये 9 4 जा क्या हो जाएगा? 36 माइनस का 6 6 36 माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36 और 6 6 जा 36, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 10 में से 5 गया 5, ये बचा आपका कितना? 1, 11 में से 4 गया 7, ठीक है, 75। अब ये हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 8 और 3 11, 130, ठीक है। फिर उसके बाद 10, ओके, ये कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, 6 और 6 12 का 2 हंसी 3 3 6 1 7। अब ये कितना हो जाएगा? 5 में 10 के जो हंसी 7 14 15, ये 11 या 33 और ये कितना आ जाएगा? प्लस का 720,
ठीक, अब इसको ऐड कर लो, 0 0 0 2 3 5 और 5 10 के 0 क्या नहीं बचा 1, 7 और 1 7 और 1 8 8 और 3 11 11 और 1 12, कितना आ गया 1200। क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है? दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो बेटा क्या है, इसका इनवर्स पॉसिबल है, और इनवर्स पॉसिबल है तो हम x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो निकाल लो फटाफट पे। अब 1200 आ गया, तो अब इसके बाद क्या चाहिए आपको, माइनर और कोफैक्टर। तो मैं तो डायरेक्ट कोफैक्टर निकालता हूं, 1 1 पॉजिटिव में लेंगे, -6 9 5 और -20। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, और आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, आपके प्री बोर्ड में भी शायद यही फंस जाए, तो इसलिए इसे अच्छे से कर लेना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 4 और 6 4 और 6 5 और माइनस का 20 5 और माइनस का 20। C1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 4 6 -6 और 9। ठीक है, फिर देखो 2 और 1 3, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, पता है ना क्यों, क्योंकि ये आपका ऑड नंबर। ठीक है, अब आ जाओ C2 1 2 और 1 3 ऑड नंबर, ठीक है, माइनस का साइन। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 9 10 और -20, 3 9 और 10 और -20। ठीक है, फिर C2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या करोगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 6, क्या हो जाएगा आपका ये 2 6 10 और -20, 2 6 10 और -20। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 2 और 1 3, 2 और 3 माइनस, क्योंकि 5 और नंबर है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 2 6 3 और 9, 2 6 3 और 9। ठीक है, नेक्स्ट अगला चलो, अब क्या करोगे, C3 1 3 और 1 4 होता है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 3 -6 3 -6 10 और 5 10 और 5। ठीक है, फिर C थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो क्या हो जाएगा 2 4 2 4, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 4 10 और 5 10 और 5। ठीक है, C थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 4 3 और -6 2 4 3 और -6 2 4 3 और -6। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अब इसके बाद हम कर लेंगे बेटा, इसके बाद आपको पता ही है थर्ड रो थर्ड कॉलम पॉजिटिव हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। इसे एक्सपेंड करो, 120 -45 आंसर लाए थे ना अभी। अच्छा ये तो डिटरमिनेंट खोलते, 120 -45 75। ठीक है, नेक्स्ट 1 और 2 3 नेगेटिव का साइन है, माइनस, इसको सॉल्व करो, 80 माइनस का 6 5 जा कितना 30, तो ये माइनस का 110 हो जाएगा ना, बाहर आके प्लस का 110 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट 9 4 जा कितना 36 6 6 जा 36, कितना हो जाएगा 72। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका माइनस का, फिर ब्रैकेट में 60 -60 10 9 जा 90। ठीक है, 10 9 जा 90 3 2 जा 60, तो 9 और 6 15 150। ठीक है, प्लस का। नेक्स्ट आ जाओ कितना, नेक्स्ट है आपका 22 जा माइनस का 40, 10 6 जा 60। ओके, माइनस का कितना हो जाएगा 100। ठीक है, माइनस 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, कितना आ जाएगा ये 0। नेक्स्ट 5 3 जा 15, 10 6 जा 60, कितना आ जाएगा 75। नेक्स्ट आ जाओ 5 2 जा कितना 5 2 जा 10, माइनस का कितना 40, बाहर कितना माइनस, तो 40 में से 10 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस का 30, माइनस और माइनस प्लस का 30। ठीक है, 40 - 10 -30, पॉजिटिव का 30 हो गया। फिर नेक्स्ट अगला क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, 4 3 जा 6 2 जा 12 माइनस का 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 माइनस का 4 3 जा 12 -24। ठीक है, हो गया।
कोफैक्टर आ गया। अब क्या करोगे, अब इसके बाद आपको पता है, देख नहीं रहा होगा, चलिए देखें अब क्या हो जाएगा इसके बाद। अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या होगा, इसको लिख लो 75, फिर उसके बाद 110, फिर उसके बाद 72, फिर उसके बाद 150, फिर उसके बाद माइनस का 100, फिर उसके बाद 0, नेक्स्ट 75, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट माइनस 24। ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी, ए इंटू बी क्यों निकालना। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। 1 बाई डिटर्मिनेंट ए कितना है आपके पास, 1200। ठीक है, एडजॉइंट ए कितना है, 75, 110, 72, 150 माइनस का 100, 0, 75, 30 माइनस 24। इसके बाद आप क्या निकालते हो, मैं इधर का मिटा देता हूं बेटा, इतना नोट कर दो। अब देखो आपने यहां तक आ गया। अब इसके बाद हमारा क्या काम होता है, इसके बाद हम निकालते हैं x। x निकालने का फॉर्मूला a इनवर्स b। a इनवर्स क्या है बेटा, a इनवर्स है 1/1200। फिर हमारा कितना था, 75, 110 एंड 72। फिर क्या है नेक्स्ट, 150 माइनस 100, 150 माइनस 100 और 0। नेक्स्ट क्या है, 75, 30 और माइनस का 24। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब b की वैल्यू तो चाहिए, b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू तो मैंने मिटा दी। b की वैल्यू 4, 1 और 2 थी। कितना, 4, 1 और 2। ठीक है, 4, 1 और 2। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 75, 5 की 0 30 प्लस 150 माइनस प्लस 150, 110 44, ये माइनस का 100, 30 7, 4 8, 7 28, 0, 24 48। ठीक है, 300 300 600, 440 और 60, 500 में से एक है 400, 88 में से 8 में से 0, 8 में से 4 गया 4 और ये 2। ठीक है, 240। ओके, ठीक है। अब देखो, जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। 00 से 00 कैंसिल, 6 2 जा 12। इससे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 1/3। इससे डिवाइड करोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 24 5 से 1/5। ये जो आपने निकाला x, ये किसकी वैल्यू आई है, u, v और w, इसकी आई है। अब आपने u को क्या नाम दिया था, 1/x, u equals to 1/2, v equals to 1/3 and w equals to 1/5। अब u को क्या नाम दिया था, 1/x, 1/2, x equals to कितना, 2। ठीक है, नेक्स्ट v को क्या दिया था, 1/y, 1/3, y equals to कितना, 3। और w को क्या दिया था, 1/z, 1/5, तो z equals to कितना, 5। ठीक है, तो ये आपका x y z की वैल्यू कर लीजिए फटाफट। कर लिया, देखो आज के लिए बस यहीं तक मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, बाकी मैं कह रहा था बेटा, जो भी फीस सबमिट करना, जो भी पॉसिबल हो, जिसे भी पॉसिबल हो। ठीक है, मैं भी शायद अब देखो कल से यहाँ तो नहीं कर पाऊंगा, बाकी अपने घर पे कोशिश करूंगा। अगर बन गया, आज पूछते हैं, अगर ये परमिशन देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो फिर तो कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा।
अगर आपके नॉलेज में कोई भी हो जिसे होम ट्यूशन पढ़ना हो, या आप लोगों में से किसी को होम ट्यूशन या ग्रुप में अगर पढ़ना हो, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है। मैं ग्रुप में घर पे आके कहीं पे एक जगह बना लेना जहाँ पे मैं आके पढ़ा सकूँ, वहीं पे पढ़ा दूंगा। अगर मैं नहीं बना पाया ऑनलाइन वीडियो तो मैं वहीं पे ग्रुप में आके पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप सभी 5-10 बच्चों का एक ग्रुप बनाना जिसको भी पढ़ना हो, ठीक है, और मुझे कॉल कर देना। या अगर मैंने अपने घर पे स्टार्ट किया तो भी मैं आपको मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। जिसको भी पढ़ना हो तो या तो मैं अपने घर पे बुला के करा दूंगा। अगर मैं नहीं करा पाया तो यहाँ तो अब नहीं हो पाएगा, 99% तो आप सोच के चलो नहीं हो पाएगा, बाकी देखते फिर भी जैसा भी होगा। अब YouTube पे जो वीडियो डलता था वो तो अब YouTube पे नहीं डल पाएगा। बाकी आपके एप्लीकेशन पे मैं कोशिश करता हूँ, अभी कॉल करता हूँ, उनसे भी बात करता हूँ, ठीक है। अगर हो पाया तो मैं एप्लीकेशन पे फॉलो करूंगा, नहीं हो पाया तो सॉरी बेटा करना। हाँ, जिन बच्चों की फीस आ जाएगी मैं उनको डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से अरेंज करूंगा, चाहे मैं अपने घर पे बुला के पढ़ाऊं या उनके घर पे जाके पढ़ाऊं, ठीक है। तो बाकी किसी को अगर फीस सबमिट करनी हो, डिपॉजिट करनी हो, अगर आप फीस डिपॉजिट करते हैं तो मे बी उस पैसे से मैं आगे फर्दर कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है। अगर मेरे पास फीस आ जाती है, आप सबकी नॉर्मल जितना मैंने बोला है अगर आप लोग सबमिट कर देते हैं, ठीक है, 300, 400, 200 जो भी आप सबमिट करते हैं, अपना सबमिट करना, सबमिट करने के साथ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देना। अकाउंट नंबर, IFSC कोड और उसके बाद क्या कहते हैं अकाउंट होल्डर का नेम आपके इस वीडियो में अभी दिख जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेना और उसके बाद उस पर आप सेंड कर देना, ठीक है। और सेंड करने के बाद मुझसे कांटेक्ट कर लेना क्लासेस का कैसे होगा, ठीक है। जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मेरे घर पे आके पढ़ना चाहो तो मैं घर पे बुला के करा दूंगा। अगर आप अपने यहाँ कहीं पे अरेंज करते हो, 5-10 बच्चों को एक साथ अरेंज कर लेते हो तो मैं वहां पे आके पढ़ा दूंगा, जहां पर भी होगा। हाँ, अगर किसी को होम ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर बताना उसे, 9, 10, 11, 12 मैथ्स के लिए, ठीक है। बाकी अंकित सर तो अभी है नहीं तो साइंस का नहीं हो पाएगा। बाकी भरत सर अकाउंट्स तो पढ़ाएंगे नहीं, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं मे बी, ठीक है। तो मैथ्स मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। किसी को अगर रिक्वायरमेंट हो तो बता देना। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड इवनिंग, हैव अ गुड डे, बाय।